ईद की हो गई हैं भरपूर तैयारियां और इस दफ़ा वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये मर्द हजरात या लड़कों की ईद होती है क्योंकि कुर्बानी का जानवर उन्होंने लाना है, कसाई को ढूंढ कर उन्होंने लाना है, सुबह सुबह सारे काम करवाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़वातीन को छुट्टी मिल जाती है। ख़वातीन का अपना ही बेचारों का काम होता है, वही कि तैयारियाँ करनी है। इस दफ़ा गर्मी इतनी है, गोश्त को संभालना, घर वालों की मर्ज़ी के पकवान बनाना, घर में अगर कोई दावत है और ये मर्द हजरात समझते हैं कि जी हमने किया है इस दफ़ा बारबेक्यू, लेकिन वो गोश्त को संभालना, मसाला लगाना, फिर आपके पीछे वो सफाइयाँ करना, उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के रायते चटनियाँ बनाना, ख़वातीन को छुट्टी नहीं मिलती। तो आइए ज़रा कुछ टिप्स की बात भी कर लेते हैं, कुछ तैयारियों का जिक्र भी कर लेते हैं। आप हमें कॉल करके बताइए कि इस वक्त जो ईव ऑफ बकरा ईद है इस पे आपकी तैयारी कैसी है, और कपड़ों के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेंगे, फ़ैशन की भी बात कर लेंगे। आज का दिन कितना मसरूफ़ होने वाला है। अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि यौम अरफ़ा जुमेरात को और उसके बाद आज सऊदीया में तो ईद है, दुनिया भर में जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जा रही है वहाँ जुम्मे की नमाज़ भी है। तो बड़ा बरकतों वाला समा है, इसकी बरकतें समेटने का वक्त है। हाउ कैन वी डू दैट, लेट्स टॉक अबाउट इट। आज हमारे साथ मौजूद है माय वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर आयशा अब्बास, जो कि एक डॉक्टर भी हैं, डाइटिशियन भी हैं। आप इनको ऑनलाइन ज़बरदस्त किस्म के हैक्स बताते हुए, टिप्स देते हुए देखते हैं। तो आज भी ये हमारे लिए ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आई होंगी। थैंक यू आयशा फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस रानी आपा, जिनके आप सब बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। यकीनन इनके पास मालूमात का एक ख़जाना है, तजुर्बा है, और सबसे बढ़कर ये कि हैसियत एक बुज़ुर्ग के बहुत सारा विजडम है। तो आइए इनसे भी बहुत कुछ सीखने का आज मौका मिलेगा। जैसे ही मैंने रानी आपा को देखा, मैंने पहला सवाल इनसे किया। मैंने कहा रानी आपा, आपने बहुत सारा कच्चा पपीता पीस लिया या नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है बकरा ईद पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रानी आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का तो बताएं हमें कच्चे पपीते के साथ साथ और क्या क्या रखना चाहिए इस वक्त? देखिए, बिल्कुल आपने पहला सवाल यही किया, बल्कि सवाल नहीं था, एक गुफ्तगू थी। सबसे पहले कच्चा पपीता पीस कर सबको ही अपने घरों में रख लेना चाहिए, क्योंकि गोश्त गलाने के लिए वो बहुत ही मुआविन साबित होता है। इसके साथ ही बहुत सारा लहसुन, अदरक बहुत सारा अपने घरों में पीस कर रख लेना चाहिए। टमाटर आजकल बहुत सस्ते थे और अभी भी वैसे नॉर्मल है, तो लोग आम तौर पर फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन मैं फ्रीज़ नहीं करती। मैं बहुत सारे टमाटर लेकर गर्म पानी खौलते हुए गर्म पानी में डाल देती हूँ, पकाती नहीं हूँ, और उसके बाद जब पानी ठंडा हो जाता है तो उसको ऐसे ही पकड़ के छिलका उतार लेते हैं, बिल्कुल आराम के साथ उतर जाता है, और फिर मैं उसको ब्लेंड करके। अच्छा, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि आयशा जब हमारे साथ होती हैं तो लोगों को गाइड करती हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि देखिए हमें आदत है या तो फ्रोज़न मीट लेने की, या कसाई के पास से जब हम गोश्त लेने जाते हैं तो काफ़ी देर हैंग हुआ होता है। अक्सर अम्मी मुझे तो इंस्ट्रक्शन ये दे रही होती है कि भाई गोश्त का रंग देखो, हल्का गुलाबी रंग का होना चाहिए, फ्रेशनेस पता चलती है, टेक्सचर ये होता है। आयशा, कुर्बानी का गोश्त जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सैक्रिफाइस होके आया है, उसको कितना रेस्टिंग पीरियड देना चाहिए? उसको लटका कर रखें, धूप में रखें, भिगो कर रखें? इस पर लोगों को मुगालता होता है, प्लीज़ थोड़ा गाइड करो। हाँ, लोगों को इस पर मुगालता होता है, लेकिन एटलीस्ट आप उसको इतना तो करें कि उसका जो ब्लड है वो ड्रेन हो जाए। और अगर आपको महसूस होता है कि अभी भी वो उसके अंदर से खून है, तो आप उसको सॉल्ट वाले वाटर के अंदर डिप करके रखें, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपने उस गोश्त को उसमें रखा, और उसके बाद अच्छा खासा जो उसका जो रेड कलर है, जब तक आप देखें कि वो नहीं चला जाता और सारा ब्लड उसमें से साफ़ नहीं हो जाता, उसके बाद उसको पहले सबसे पहले किचन की सफाई। मटन एंड बीफ बोथ दोनों के साथ ये कर सकते हैं? बोथ। और अगर आप उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स एप्पल साइडर विनेगर के भी ऐड कर देते हैं तो क्या ही बात है कि वो बहुत अच्छा एक आपका सिलसिला हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके एक एंटी बैक्टीरियल रिज़ल्ट भी लेके आएंगी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो जाएगा इसके साथ साथ। और थोड़ा टाइम उसको दीजिए और इंशाल्लाह अगर इसको वक्त देंगे और ये ब्लड ड्रेन हो जाएगा, तो जो एक आम कंप्लेन होती है, छोटे बच्चे, यंग गर्ल्स, जब भी उनके सामने कुछ रखो तो कहते हैं नहीं भाई कुर्बानी के गोश्त से हीक आती है, तो क्या इससे हीक भी दूर हो जाती है? यही जो मैंने सॉल्ट और एंटी साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर का बताया है, तो इससे उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और इंशाल्लाह। लेकिन आपने थोड़ी देर उसको एक बड़े टब के अंदर सॉल्ट वाटर के अंदर और कुछ ड्रॉप्स एप्पल साइडर विनेगर के साथ उसको डिप करके रखना है। थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो इसके साथ ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़ुबैदा आपा मुझे बहुत याद आ रही हैं, उनकी भी कुछ टिप्स हुआ करते थे। रानी आपा, ज़ुबैदा आपा अक्सर कहती थी कि इस तरह के गोश्त को दही लगा के रख दो, बल्कि मुझे याद है मैं बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में उनके साथ शो कर रही थी
तो मुझे कच्चे गोश्त से बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं उसके करीब भी नहीं जाना चाहती थी। तो मुझे अक्सर कहती थी या तो ग्लव्स पहन लो। दूसरा उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपने मुर्गी का गोश्त यानी चिकन को भी आप वॉश कर रहे हैं तो थोड़ा सा दही लगा के वॉश करें ना, उसकी स्मेल चली जाएगी। कुछ टिप्स आप भी दे दें कुर्बानी के गोश्त के लिए। कि चाहे बकरे का गोश्त हो चाहे गाय का गोश्त जी, जब आपका ज़िबा हो जाता है जानवर तो उसकी खाल उतरने के बाद उसको तकरीबन आधे घंटे तक छोड़ा जाता है। बकरा तो लटका हुआ होता है, लेकिन गाय जो है चूँकि भारी होती है, लटकी भी नहीं होती, तो उसके पीसेस 4 पीस करके उसको छोड़ देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, चाहे बकरे का हो चाहे गाय का हो। और बेहतरीन तरीका ये है कि जब गोश्त बनना शुरू हो जाए तो उसके करीब पानी बिल्कुल ना लाएं। गोश्त जब आपका बन जाए तो अपने पास एक बहुत साफ़ सुथरा कपड़ा रखें, या बेहतर होगा कि नया ले लें, लेकिन अगर आपने वॉश किया हुआ एक बेहतरीन सा कपड़ा है तो आप गोश्त को अच्छी तरह उससे साफ़ कर और अपनी थैलियाँ बनाएं या हिस्से बनाएं और फ्रीज़ कर दें। कभी भी गोश्त को धोकर फ्रीज़ करने की कोशिश ना करें। ना सिर्फ ये कि आपका गोश्त ख़राब हो जाएगा बल्कि आपका फ्रीज़र भी ख़राब हो जाएगा। और तो जब आप बाहर से भी गोश्त है ना, ये तो बड़ी ज़बरदस्त टिप है कि हम कसाई से भी अगर लेके आए, साफ़ सुथरे से उसने किया है। अक्सर तो अब जैसे मार्ट्स हैं वो तो आपको अच्छा सा पैक करके भी देते हैं, लेकिन यस हर घर में बात हो रही होती है कि इसको धो के फ्रीज़ करना है, बग़ैर धोए फ्रीज़ कर दें। बग़ैर धोए खुश्क करके, बहुत अच्छी तरह खुश्क करके, और आप उसको धोए नहीं, कपड़े से साफ़ करें कि उस पर कुछ भी लगा हुआ है, बहरहाल बाद में तो धोना ही है। और कभी भी जब आप फ्रीज़र से गोश्त निकालें तो उसको तेज़ खौलते हुए पानी में ना डालें, बिल्कुल नीम कुनकुने पानी में आप डालें, क्योंकि उसकी सारी ग़िज़ाइयत तो पानी की नज़र हो जाएगी, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। और उसको मौका दें आप मेल्ट होने का, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जल्दी कर रहे हैं और फटाफट ये वो। या और जब आपको, अगर आपके घर आज दावत है या कल दावत है, तो आपने दावत का जो गोश्त निकाला हुआ है वो आप धोइए बहुत अच्छी तरह। धोने के बाद आप पहले धो लीजिए बहुत अच्छी तरह, उसके बाद एक टब ले लें और टब में पानी डालकर उसमें 1 चम्मच विनेगर का आप डाल लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो खालिस होता है डिट्टो कंपनी का, बहुत सारे जो होते हैं गन्ने के, ये अगर वो नहीं है तो आप ये जो सिंथेटिक होता है वो डाल लें, और बस डालें। और ये हीक साफ़ करने के लिए कि हीक बिल्कुल निकल जाएगी आपकी। आपने पहले कहा कि इनको बग़ैर धोए अच्छी तरह साफ़ करके कपड़े से फ्रीज़ कर लें। जब आप बाहर निकालें रूम टेम्परेचर के पानी पे आप उसको डीफ्रॉस्ट कर लें, और उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़े से पानी में बिल्कुल हल्का सा डिप करने के लिए उसमें विद विनेगर आपने डिप करके नहीं, थोड़ी देर तक रहने दें। अच्छा, और रहने के बाद आप उसको छन्ने में डाल दीजिए। अच्छा रानिया भाई, ये तो हो गई हीक की बात जी। एक और मसला जो लोगों के सामने आता है, विच इज़ अगैन आई थिंक ब्लड ड्रेन नहीं होता या क्या वजह है। अक्सर ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि कुर्बानी का गोश्त जब हम पकाते हैं तो वो बहुत डिस्कलर हो जाता है, गहरे रंग का हो जाता है या काला पड़ जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? उसकी वजह ये है कि या तो गोश्त बहुत देर तक बाहर रहा है, या बहुत बूढ़े जानवर का गोश्त है, उसका कलर ही, पकाने से कलर काला नहीं होता, गोश्त ही असल में काला होता है। बहुत देर बाहर ना रहने दें, गोश्त का कलर तब्दील होने लगता है। और गोश्त की हीक को दूर करने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने गोश्त लिया, छन्ने में डाल लिया, जितना भी गोश्त है, ये नहीं मैं कह रही कि आपको इतना सा पकाना है, इतना जितना भी है छन्ने में डाल के आपने पानी उसका एक्सक्यूज़ कर लिया। उसके बाद किसी भी आप पतीले में डालें, उसमें थोड़ा ऑयल डाल दीजिए पतीले के अंदर, और धीमी आंच के और कर दीजिए चूल्हे की। सारा जो गोश्त का पानी है वो निकल जाएगा, सारा। धीमे तेज़ पे कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, वो सारा जो बिसांत का पानी है वो निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा तो आप चूल्हा तेज़ कर दीजिए, निकल गया पूरा, आप चूल्हा तेज़ कर दीजिए, उस पानी को खुश्क कर लीजिए। अब इस गोश्त को, जिसका पानी खुश्क हो गया, आपके पास तैयार है। आप कढ़ाई बनाइए, आप कटे मसाले का गोश्त बनाइए। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप इसलिए है क्योंकि आमतौर पे अगर हम कोई शोरबे वाला सालन बना रहे होते हैं तो जो हमारा तरीका है कि हमने बहुत सारे पानी के साथ गोश्त को रख दिया, तो आपकी वाली बात वही कि जो उसकी हीक है, जो उसका अपने जूसेस हैं, वो उसी में रहे, जिसकी वजह से आपको स्मेल आ रही है। तो पहले धीमी आँच पे सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त को पकाएँ ताकि उसका अपना पानी खुश्क हो जाए। अच्छा, एक बात मैंने और आपसे कही है कि सिर्फ और सिर्फ पानी खुश्क होने के लिए आप रखेंगी, उसमें कोई लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालेंगी और कुछ नहीं डालेंगी, क्योंकि
कुछ सालन में जैसे नहारी है, नहारी में लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डलता ही नहीं, तो वो आपका जो है ख़राब हो जाएगा। इसे अब आपने खुश कर लिया, अब आपको जितने हिस्सों में डिवाइड करना है आप कर लीजिए। अब उसका अलहदा से मसाला भूने, जो जिसकी रेसिपी है उसके लिहाज से अपने खानों को आप तैयार करें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स थी हमारे खाने के यानी कुर्बानी के गोश्त से रिलेटेड। लेकिन अब आयशा के पास मैं आऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपके घर पे कुर्बानी हो रही है तो गोश्त भी संभल गया, सब कुछ हो गया, आपने पानी का इंतज़ाम करना है नंबर पहले कि वहाँ पे सारी की तमाम चीज़ों को आप सफाई कर सकें, और इसके अलावा हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल क्या हैं जिससे आप अपना भी, मोहल्ले वालों का भी, सबका ख्याल रख सकें। हाउ टू क्लीन द प्लेस जहाँ आपकी कुर्बानी हो रही है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत सारी मक्खियाँ भिन भिना रही होंगी, कैसे उसकी देखभाल करें। और अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं उमैर जालियावाला। हमने सोचा कि भाई ईद पे हम ठीक है ये फ़्लाइट ले रहे हैं कि ख़वातीन के लिए मुश्किलात हैं, सारे काम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात बहुत सुकून से बैठे हैं। उनके ऊपर भी हमने बड़ा बोझ डाला हुआ है, ख़ास तौर पे इस गर्मी में मवेशी मंडी जाना, भेदभाव करना, फिर उसके बाद कुर्बानी का जानवर लेके आना, उसके लिए कभी सुजुकी पकड़ना, फिर कसाई को बुक करना। इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई सी मेन बेचारे स्ट्रगलिंग विद इट। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डॉक्टर आयशा से पूछेंगे कि कुर्बानी के बाद आपने घर की सफाई या उस जगह जहाँ कुर्बानी हुई है उसकी सफाई कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने रानी आपा से पूछा कि क्या कच्चा पपीता प्रिपेयर कर लिया है, उमैर आए तो उमैर से मैंने पूछा, उमैर मवेशी मंडी का चक्कर लग चुका है और वहाँ पे भाव ताव जानने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपको अपना बैंक बैलेंस छोटा, गुर्बत का एहसास ज़्यादा, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं नहीं आ रही हैं? देखिए, मैं तो आपको पता है सिद्रा, अपनी कंपनी चलाता हूँ तो मैं बहुत एडवांसेस ले चुका हूँ और हालात बहुत बुरे हैं। और मर्दों के लिए रक्षों में या सुजुकियों पे जानवर लाना या बाइकों पे भी ऊंट ले जाते हैं ना पाकिस्तान में, मुझे ये तो लग रहा है वो रील खुद बैठा हुआ और जहाँ जैसे बच्चे को टंकी पे बिठाया होता है वहाँ पे बैठा हुआ उसका बकरा और लोग जा रहे हैं, ऊंट लेके जाते हैं बाइक पे। आप देखें वो तस्वीर, तो मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी मुसीबत जो है उसके लिए पैसे लेकर आना है, और पैसे लेकर आने नहीं बल्कि जो पैसे ऑलरेडी आ रहे हैं वो बचे हुए होना है कि कुर्बानी कर सके, क्योंकि कुर्बानी का जज्बा बहुत ज़्यादा पाया जाता है पाकिस्तान में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और लोग थोड़ा सा मुश्किल में नज़र आते हैं। कुछ अक्सर मैंने दोस्तों से जब बात की तो उनके जानवरों की तादाद कम हो गई है और कुछ नहीं कर रहे इस बार। तो रुझान ऐसा है, और मवेशी मंडी आपको पता है हर मर्तबा चढ़ी हुई होती है। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो नॉर्मली देखा जा रहा है 25 से 50% तक प्राइसेस ऊपर गई हैं। और मेरे कुछ जानने वालों ने यौम तकबीर पे, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे थी, सोचा कि चलें जाके जो ना इस फरीज़े से फ़ारिग होते हैं और जानवर ख़रीद के लाते हैं। उस वक्त उनको जो कीमत थी वो काफ़ी कम मिल रही थी। अब जैसे हम ईद के बिल्कुल वी आर जस्ट अ डे अवे, तो इस वक्त कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उमैर, आपने ये भी नोट किया होगा कि नज़्म ज़ब्त हमें कम नज़र आ रही है। यानी ख़ास तौर पे कराची शहर में हम देखते हैं कि किसी के पास भी, जिसको लोकल ज़बान में कहा जाता है 5 दाने भी हैं, 4 जानवर भी हैं, वो किसी भी गली चौराहे पे उसको लेकर खड़ा हुआ है और उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। What will you call this? Is this enterprising as a micro entrepreneur या ये प्लानिंग का, गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैप्स है? आप कैसे देखते हैं इसको? 4 साल पहले का उमैर कहता कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रियासत को बंद करना चाहिए, मंडियों की जगह तय होनी चाहिए, लोगों को वहां जाके। लेकिन अब क्योंकि मैं खेती बाड़ी थोड़ी बहुत करता हूँ और इस क्लास के साथ काम करता हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके लिए ये कितनी खुश मौका होता है। और मंडी तक जानवर लेके जाना मुश्किल होता है, क्योंकि साथ अपना काम भी करना होता है, जानवर भी बेचना होता है, और साथ साथ मंडी के अपने डायनामिक होते हैं, उस पर पैसे देने होते हैं और उस पर प्रॉफिट कम हो जाता है। तो लोग भी इसीलिए इधर उधर अरीब करीब ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें भी सस्ता जानवर मिल जाता है। मैं बिल्कुल इसकी हक में तो नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान है, हमारे लोग हैं और हम ही उनसे जानवर लेते हैं। आए मिलके इसको सही जगहों पे मुमकिन बनाएं, जहाँ पे जगह वाकई हो, सड़कों पे बॉदर ना करे, ट्रैफिक ना रुकाओ। कराची में अक्सर सड़कें रुक जाती हैं इन छोटी छोटी मंडियों की वजह से, लेकिन उनसे ज्यादा प्रॉब्लम खरीदने वालों का होता है, क्योंकि वो बाइक और गाड़ियों पे सामने खड़े हो जाते हैं जानवर देखने के लिए। तो थोड़ा सा एहतियात करें, और ईद मौका ही ऐसा है कि हम अच्छे रवैये दिखाएं। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं है, कुर्बानी हमारी अना की है, हमारे गुस्से की है, हमारे उन रवैयों की है जो कि हम दूसरों के ऊपर मुसल्लत करते हैं और वो खुशाइन नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है उमैर। और साथ साथ इस कार्य के अंदर
बेचने वाले की बात हमने कर ली, पोटेंशियल गाहक की बात हमने कर ली, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, लेकिन जो कुर्बानी का जानवर है उनको जिन सर्कन, देखिए मंडी में एक फ़ायदा मुझे लगता है कि ज़रूर होता है कि कुछ नज़्म ज़ब्त है। जैसे नॉर्दर्न बाईपास पे सबसे बड़ी मवेशी मंडी है इस वक्त हमारे पूरे ख़ित्ते की, वहाँ पे उन्होंने कुछ इंतज़ामात किए हैं, वहाँ पे वेट मौजूद है, वहाँ पे आपके पास चारा है, शेड्स बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि कई दफ़ा सिर्फ बेचने की ख्वाहिश से आप जानवरों को जिस सिचुएशन में, यानी धूप खा रहा है, मट्टी, पोल्यूशन, एक कोने में वो बेचारा खड़ा हुआ है, उनके साथ हमारा जो रवैया होता है वो सही नहीं होता। खैर बहरहाल दीज आर थिंग्स दैट रिक्वायर इम्प्रूवमेंट। हर साल हम इस पर बात करते हैं, हमें उम्मीद है कि हम अपने रवैयों में तब्दीली लेके आएंगे। आयशा आपके पास आते हैं, जो सवाल हमारा था कि किस तरह सफाई को और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पे अपने आप को पाबंद करें जब हम कुर्बानी करते हैं। अच्छा, हमने ईद तो इंशाल्लाह ताला कल है, लेकिन जो स्टेप हमने लेना है आज से लेना है, और उसमें जो सबसे पहला स्टेप है थोड़ा सा टाइम निकाल के, एक तो आज हम गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ और लेमन डाल के और एप्पल साइडर विनेगर डाल के जो फ्रिज है उसको बंद करके फ्रीज़र को, और एक बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि जो प्लग है आपका दीवार में स्विच में लगा हुआ है उसको आपने बाहर ज़रूर निकालना है। बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं जब वो फ्रिज की फ्रीज़र की सफाई करते हैं तो प्लग नहीं निकालते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ हो जाते हैं और करंट का मसला हो जाता है। और आज ही जो फ्रीज़र की सफाई है, फ्रिज की सफाई है, सामान को बाहर निकाल के आपने कर लेनी है, अच्छे तरीके से पूरा जगह बना लें, क्योंकि आपने उसमें बकरा का गोश्त और गाय का गोश्त सजाना है, तो जो मेहमान आ रहे हैं उसके लिए अच्छी सी सफाई कर ली। ये सब करके तो क्योंकि वो फिर अच्छा कूल करता है, गर्मी बेतहाशा है। उसके बाद किचन के स्लैब्स आज आपने अच्छे से साफ़ करना है। दूसरी बात कि जिन चीज़ों से आप वेजिटेबल्स को कट करते हैं और फ्रूट्स को कट करते हैं और चिकन को कट करते हैं, उन्हीं चीज़ों से जो आपकी कटिंग होगी वो कल गोश्त की ना हो, दे शुड बी सेपरेट। तो आज आप जो कटिंग बोर्ड है उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके अलग रख दें। जो छुरियां हैं की बात करें, और बिल्कुल साथ आपकी जो नाइफ्स वगैरह भी होनी चाहिए वो भी अलग हों, अच्छा, जो कटिंग बोर्ड्स होते हैं ना उनको यूज़ कर करके आप देखें कि उनमें डीप कट्स पड़ चुके होते हैं, तो प्लीज़ वो वाला अगर आपका कटिंग बोर्ड पुराना हो चुका है तो आप उसको डिस्पोज करके आज नया ले आएँ, क्योंकि वो जो डीप कट्स होते हैं उनके दरमियान में बैक्टीरिया जमा हो जाता है। आपने वो अपना कर लिया अलहदा और नाइफ्स कट कर लिए। अच्छा, एक और चीज़ आयशा, जो हाँ आप ये बात कर रही हैं ना, वी मस्ट ऑल्सो एम्फसाइज ऑन हैविंग अ सस्टेनेबल ईद। देखें, बड़ी अच्छी मुझे एक कोइंसिडेंस ये लग रहा है कि पूरी दुनिया में 5 जून कल गुजरी है, आज 6 जून है। अहम बात यह है कि 5th of June इज़ सेलिब्रेटेड एज अ नो प्लास्टिक डे। मुझे कहीं कहीं बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, और ये तब्दीली अच्छी है या बुरी इसको ज़रा पैनल के सामने रखते हैं। रानी आपा, मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि चटाइयाँ मौजूद हैं, अभी भी आपको वो लोकली वोवन सस्टेनेबल मटेरियल की चटाइयाँ नज़र आती हैं। गोश्त के लिए उसी की चटाई की बास्केट जैसी बनी हुई होती है। चॉपिंग बोर्ड की जगह आपको वो वुड के चंक्स नज़र आएंगे जिसके ऊपर कसाई गोश्त बनाता है। ये सब सस्टेनेबल सॉल्यूशंस थे, लेकिन इसकी जगह बड़ी तेज़ी से प्लास्टिक ले रहा है। अब आपको प्लास्टिक की शीट्स नज़र आएंगी, बाकी चीज़ें नज़र आएंगी। इवन गोश्त को अगर आपने लोगों तक पहुँचाना है उसके लिए हम प्लास्टिक की थैलियाँ लेते हैं। ये बहुत मुज़र सेहत है, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे प्लानट को, पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। तो बकरा ईद प्लास्टिक के बग़ैर कैसे इमेजिन करें, प्लास्टिक की थैलियों के बग़ैर कैसे इमेजिन करें? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक ले रहा है, देखिए गोश्त के लिए जो बेहतरीन है आज भी कल भी और जो कल हो रहा था वो चटाइयाँ बेस्ट हैं। क्योंकि जब गोश्त बनाया जाता है तो उसमें ब्लड होता है, जब वो ज़िबा किया जाता है तो वो बाहर ज़िबा किया जाता है, और जब वो घर में आकर गोश्त के पार्चे करके, चाहे बकरा हो चाहे गाय हो, तो जब वो चटाइयों पर बिछाते हैं तो चटाइयों के अंदर छोटी छोटी रेखें होती हैं, छोटी छोटी, यानी जो एक पुराना तरीक़ा है और वो ही बेस्ट है, फाइबर की तरह होता है ना? जी। और वो सारा का सारा आपके गोश्त के अंदर जो कुछ ब्लड मौजूद है, जो कुछ भी है, वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है और आपका गोश्त खुश्क हो जाता है। जहाँ गोश्त आपका काटा जा रहा है, पीसीज हो रहे हैं, वहाँ आप कोशिश करें कि एक तो छत का पंखा चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 पेडिस्टल फ़ैन आप और लगा के रखें उस गोश्त पर कि वो गोश्त ख़राब ना होने पाए। और प्लास्टिक की जो आपने थैलियों का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की बड़ी हूँ, माशाअल्लाह मेरे ख़ानदान बड़ा है, तो हमारे यहाँ शुरू से ही
कपड़े का इस्तेमाल होता है। हम थैलियों में नहीं देते, ना बांटते हैं, ना घर में रखते हैं, क्योंकि थैलियों में गोश्त सड़ जाता है दूसरे तक पहुंचने में, क्योंकि उसमें एयर ब्लॉक हो जाती है और फ्रेश हवा लगने का इम्कान नहीं होता है। हमारे घरों में शुरू से ये तरीक़ा है कि हमारे यहाँ नए कपड़े के बड़े और छोटे रुमाल बना लिए जाते हैं। जिसका हिस्सा है वो बनाकर उसके अंदर गठरी सी एक बनाकर हम रख देते हैं और उसके नाम लिख देते हैं। और ज़ाहिर है कि गोश्त बांटने में तकरीबन 2, ढाई, 3 घंटे लगते हैं घर से लेकर उसके घर तक जाने में। तो और ये सबके घरों का तरीक़ा है, सबके रिश्तेदार हैं, महल्ला है। जब गोश्त पूरी तरह बन जाता है, खुश्क हो जाता है, तब आप उसको डिवाइड करते हैं अपने घर के लिए भी। अच्छा, एक क्विक सवाल ब्रेक पे जाने से पहले रानी आपा, कई लोग अखबार का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर वो जो पिछले दिन की खबरें हैं ना वो सारी गोश्त पे छप जाती हैं, उसका क्या करें? और ये इंक हमारे लिए कितनी मुज़िर सेहत है? देखिए, इंक भी मुज़िर सेहत है, अखबार भी मुज़िर सेहत है कि आप जब उसको कर देते हैं वो सारा यानी आपका गोश्त बिल्कुल बेकार हो जाता है। आप वो गोश्त, एक तो काली इंक उसके ऊपर आ जाती है, वो बोटी आप खा नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये कि अखबार उसकी जान ही नहीं छोड़ता, आप कितना ही धो लें वो आपके गोश्त से अलहदा नहीं होगा। देखिए, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ जो आपको इख्तियार करनी चाहिए, जो बेनिफिशियल है आपके लिए। हर एक को ये चाहिए, हर एक के यहाँ कपड़ा मौजूद होता है। आप उनको धुलवा के साफ़ करके डेटॉल में साफ़ करके आप रखिए, सुखा कर, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। और अपने घरों में जब आप रखेंगे, अच्छा, कई लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारियां भी की हैं। आप प्लास्टिक की तरफ नहीं जाना चाहते, कपड़ा अगर आपको कम्बलसम लगता है, कई लोग टिन पैक्स को भी लेके आते हैं, उसमें भी बड़े आपको अच्छे साइज़ेस के मिल जाएंगे, बांटने के लिए बड़ी आसान चीज़ होती है। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू बी एज सस्टेनेबल एज़ पॉसिबल। यानी आपने ने बहुत अच्छी बात की कि ये चटाई, ये चीज़ें फिर डिस्पोज ऑफ करते हुए भी आपको गिल्टी फीलिंग नहीं होगी कि आप माहौलियाती तौर पर कोई गलत काम कर रहे हैं। ये प्लास्टिक सालों तक आपके पास रहेंगी। वील टॉक मोर अबाउट दैट। सस्टेनेबल सोल्यूशंस होते थे पहले, हम जिन रिवायतों पे थे वो पता नहीं हमने उनको रिफर्बिश किया ये समझ कर कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम ज़्यादा आसान और कन्वीनियंट सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। बट नाउ वी आर रियलाइजिंग कि उनके क्या नुकसान आते हैं। वेरी क्विकली उमैर, योर कमेंट ऑन द फैक्ट कि कैन वी रियली हैव अ प्लास्टिक फ्री ईद उल अज़हा? आप अपने इर्द गिर्द इसको पॉसिबल देखते हैं? जी, ज़रा मुश्किल हो गया है। हमने हर चीज़ में प्लास्टिक लगा दिया है, किचन में, कैरी करने की चीज़ों में। और प्लास्टिक वाले ज़ाहिर है कहते हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया कि इसके बगैर जीना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इसके बगैर जिए हैं और बहुत अच्छा जिए हैं। और बर्तनों में मिट्टी की चीज़ों से लेके कपड़े की चीज़ें जो कि ज़्यादा सस्टेनेबल, एक ही बैग बार बार इस्तेमाल। मैंने बचपन में देखा अपनी नानी दादी के घर में मेमनों में बास्केट्स का कॉन्सेप्ट था। हम गोश्त लेके जाते थे टोकरियों के अंदर डाल के, उसके अंदर ज़रूर थैली होती थी जहाँ पे कपड़े की मुमकिन हो सकती है। लेकिन ये चॉइस है, हम सब ने ये सोचना है कि अल्लाह ने ये प्लेनेट सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी सारी इंसानियत की आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बनाया है। और हम पे इसका कर्ज डाला है, हम पे ये फ़र्ज़ डाला है कि हम अगर समंदर के किनारे भी हैं तो पानी ज़ाया ना करें। तो हम कैसे ये चॉइस कर सकते हैं कि आप और मैं ज़िंदगी गुजार दें और हमारा आपका मेरा इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक सिर्फ एक गोश्त लाने के लिए, दूध लाने के लिए छोटी सी चीज़ ला के फेंक देना, और वो जाके जानवरों को मार रहा है, समंदरों की गहराइयों में दिहाइयों पाया जाता है, इकोसिस्टम्स उड़ा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ रियासतों का और कल मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं बहुत अच्छी बात तुम कर रहे हो, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिविया इन्फॉर्मेशन मिली कि मिसाल के तौर पे जो प्लास्टिक की थैलियाँ हम समझते हैं बेज़रर हैं, जब ये लैंडफिल्स में जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तहों में नीचे चली जाती हैं, डू यू नो इट इज़ द थिंग विच इज़ प्रिवेंटिंग कि जब बारिश होती है तो हमारी ज़मीन वो पानी पी ही नहीं पाती। तभी आज आप बोरिंग करते हैं या जब आप कुएँ खोदते हैं तो आपको पानी नहीं मिल रहा है। It is because the water is unable to seep to the deeper levels. Aquifers नहीं बन रहे जो ज़मीन की प्लेटों के बीच में एक साफ़ पानी जमा हो जाया करता था। So this is the kind of detrimental damage। और पाकिस्तान तो सबसे आगे है। So please make sure कि आप जो कदम उठाएं उसमें आप सिर्फ आज की नहीं कल की फ़िक्र भी करें। अब आ जाते हैं ज़रा कल के लिए जो हमारे पकवान है उसकी तरफ। रानी आपा, एक तो पाए जो होते हैं उसके बारे में बताइए। कई लोग कहते हैं कि भाई पूरा गोश्त संभालना है एक तरफ और उन पायों को साफ़ करना है एक तरफ, क्योंकि उसमें बाल लगे होते हैं, कोई ब्रश का इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ टिप्स दीजिए कि बेहतरीन तरीके से कैसे इसकी सफाई हो सके। देखिए, पाए जब आपका जानवर बन रहा है तो उस वक्त वो जब गोश्त अलहदा करते हैं, राने अलहदा करते हैं, तो पाए उस वक्त चारों अलहदा हो जाते हैं, ख्वाह बकरे के हों चाहे गाय के हों।
तो आप लोग ख़वातीन जो घर की बड़ी बूढ़ियाँ हैं वो अपने बच्चों को कहें कि जलते हुए चूल्हे पर ये चारों पाए रख दीजिए खाल समेत। आप ये यकीन करें कि जब वो अच्छी तरह से चार्ड हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आप अपने जब वो ठंडे हो जाए, इस दौरान आपका गोश्त बन रहा है, तो आप अपने कसाई को दे दीजिए। वो खाल इतनी सफाई के साथ उतरेगी कि पाए आपके पास आ जाएंगे बग़ैर बालों के। आप उन पायों को, अब मैंने पहले आपको कहा कि किसी भी चीज़ को धोएं ना, उस वक्त आप ले बहुत अच्छे से कपड़े से साफ़ करके और उसका आप हिस्सा बनाकर रख दीजिए। देखिए एक और तरीक़ा, कपड़े के अलावा आप जो फॉइल पैकिंग है वो भी कर सकते हैं, लेकिन फॉइल पैकिंग में आप फ्रीज़ इसलिए नहीं कर सकते कि जब आप वो गोश्त जम जाता है निकालेंगे तो फॉइल वहीं फट जाता है। और फिर जब आप इस गोश्त पाए अपने निकालेंगे पकाने के लिए, क्योंकि ईद के 3 दिन कोई पाए नहीं पकाता, उसके बाद तीसरे चौथे दिन जब भी आपको निकालना है, नीम गर्म पानी में, खौलते हुए गर्म पानी में नहीं, आप ये पाए डुबो दीजिए। आप ये देखेंगे कि जो बाल है, जो रुआं है, वो खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गया। बस आप वो पानी फेंक दीजिए 2-3, उसके बाद आप अच्छी तरह एक एक बोटी को, एक एक पाए को साफ़ कर लीजिए। आपको कोई ऐसा बॉदर नहीं होगा कि आप परेशान हो जाए। सेम यही तरीका गाय का भी है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ कलेजी का बताइए। सुन्नत रसूल भी है और कई लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही कुर्बानी हो जाए सबसे पहले कलेजी आ जाती है कि अब इसको पकाया जाए, नोश फरमाया जाए, बट ख़वातीन ओवर कुक कर देती हैं। कोई आसान सी रेसिपी रानी? जी हाँ, देखिए कलेजी से रोज़ा खोलना, हमारे घर सबका रोज़ा होता है और ईद उल अज़हा की सुबह हमारे यहाँ अपने जानवर की कलेजी से ही रोज़ा खोलते हैं। और तमाम मुस्लिम घरानों में ज़्यादातर ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि जानवर देर में हुआ तो किसी के घर से कलेजी आ गई। उसका बेहतरीन, आसान और सादा तरीका ये है कि कलेजी को प्रॉब्लम ना बनाए। आपका कसाई आया हुआ है, पूरी कलेजी लें और उससे कहें कि भाई इसकी हल्के से झिल्ली उतार दो। ख्वाह गाय की है, ख्वाह बकरे की है, अब वो थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको वो झिल्ली उतार देगा। उसके बाद आपके पास गोश्त आ गया, उसकी छोटी छोटी बोटियां कराएं, उसको अच्छी तरह पानी से धोएं। जब तक पानी से धोएं कि जब तक वो लाल उसका पानी निकल रहा है। जब साफ़ पानी निकला आपने उसको छन्ने में डाल दिया और बिल्कुल सादा तरीक़ा, जो आपकी मेरे ख्याल है 10 मिनट में आपकी कलेजी पक जाएगी। ये होगा, आपने अच्छी तरह छन्नी में डाल दिया। उसके बाद आपने जब पानी उसका खुश्क हो गया, साफ़ हो गया और आपने ये खुश्क बोटियाँ ली, कलेजी ली, इसको आपने पैन में डाला, इसी में आपने ऑयल डाला और अब 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखा कि वो उसका बिसांत का पानी निकला। उसके बाद आप मसाले डालें, भूनते भूनते मेरी टीम कह रही है कि कल तक इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। इतने मज़े से आपने रेसिपी बताई, लोगों के मुंह में पानी आ गया है रानी आपा। बट आयशा, ये जो है ना, यहीं पे हमें अपने सेल्फ कंट्रोल का भी मुजाहरा करना है। आई एम टायर्ड ऑफ इट। और मैं इतने सालों में देखती हूँ, जैसे ईद उल अज़हा की हमारे रिकॉर्डेड शोज़, आप ईद के शोज़ देखते हैं, हम वापस आते हैं तो हम रिपोर्ट शुरू कर देते हैं कि इतने ज़्यादा लोग मरीज़ गैस्ट्रो के क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में आए। तो जब हम एतदाल नहीं करते, गोश्त को ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, अंडर कुक्ड होता है, वेदर भी इस वक्त बहुत गर्मी का है, कुछ टिप्स दीजिए ताकि हम अपने आप को और अपने घर वालों को गैस्ट्रो, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, इनसे दूर रख सकें। उसके बाद जो है ना, ये सारी चीज़ें हो गई, सफाई सुथराई, गोश्त, अब फिर काम शुरू होता है हमारा पकाने का, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी रोज़ी का भी बंदोबस्त रखा हुआ है। तो फिर डाइटिशियंस जो हैं वो आ जाती हैं और हमारे क्लिनिक पे तांता बंधा हुआ होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो रहा है, यूरिक एसिड भी ज़्यादा हो रहा है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स भी हैं, वज़न की ज़्यादती और सारी चीज़ें। अब उसमें ये कि देखें, गोश्त आपका ही है और उसको अपना समझ के ही खाना है और वो गोश्त कहीं भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि उसके लिए फ्रिज फ्रीजर साफ हो चुके हैं। लेकिन गोश्त देख के आई डोंट नो, शायद पूरा आपे से बाहर हो जाते हैं। और निहारी और पाए और कोरमा, एक टाइम पे एक चीज़ का आप रखें सिस्टम, कि आपने एक डिश का सिस्टम रखा है कि लंच या डिनर में आपने गोश्त ले लिया, ठीक है, लेकिन दूसरा टाइम जो है वो दाल और सब्ज़ी का ही रखें। ज़्यादा गोश्त लेने से एक तो कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होगी और वही वाली बात है कि इनडाइजेशन का मसला। उसके बाद गोश्त के अगर आपने जो भी अपना मील ले लिया है, उसके बाद कोशिश ज़रूर ये कीजिए कि आधे से घंटे से 40 मिनट्स के बाद आप एक कहवे का इस्तेमाल करें, चाहे आप ग्रीन टी ले लीजिए और उसमें छोटी इलायची और अदरक का टुकड़ा, ये ज़रूर करना है। और गोश्त की डिशेस के साथ प्रोबायोटिक ज़रूर हो, वो आपको दही से बेहतर नहीं मिलेगा। तो मौसम भी गर्म है, पुदीना मुकाबला का रायता। आयशा, व्हाट अबाउट फिजी ड्रिंक्स? हमको कहते हैं ये जो ईद के जितने ज़बरदस्त डिशेस और खाने हैं, मसालेदार, चटपटे, बारबेक्यूड, इट इज़ आस्किंग फॉर फिजी ड्रिंक्स। हम उसके बगैर हमें लगता है कि हमारा दस्तरखान नामुकम्मल है। पिया जा सकता है एतदाल के साथ? देखिए,
कोशिश करें कि ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। और आजकल हमारे पास जैसे तरबूज मौजूद है तो उसका फ्रेश ड्रिंक बना लें, फालसे मौजूद है उसका ड्रिंक बना लें, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे और खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये लाइटर के टोन पे चले जाएंगे तो आपने जो इतने हैवी मील्स लिए हुए हैं उसके साथ ये आपकी डाइजेशन में बेहतरी करेंगे। और साथ में आप पुदीने वाला रायता जो है उसको इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा हैवी मील्स पे ना जाएं प्लीज़, पोर्शन कंट्रोल पे जाएं। एब्सोल्युटली वंडरफुल टू नो ऑल दीज टिप्स। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आयशा, रानी आपा और उमैर हमारे साथ मौजूद थे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का, और दूसरा मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक। हमारे तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली अ टाइम टू सेलिब्रेट। लेकिन ईद कुर्बान को हम ईद ईसार भी इसीलिए कहते हैं ताकि हमारे में एतदाल भी हो, कंपैशन भी हो, एक दूसरे के साथ रवादारी भी हो, मोहब्बतों के रिश्ते कायम कीजिए। और हमारा ईद शो देखना मत भूलिएगा। ईद के फर्स्ट डे और सेकंड डे आप हमारे स्पेशल्स देखेंगे ऑफ आज न्यूज़ और आज पाकिस्तान। फिर इसके अलावा आपसे दोबारा ईद के चौथे रोज़ बाकायदा बराह रास्त मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफ़िज़।